ठीक है, आज हम लोग देख रहे हैं सक्सेस जीएस सेंटर। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ये हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर का आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया की बात की जाएगी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन प्रक्रिया की बात की जाएगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को ग्लोबलाइजेशन करने की बात इस चैप्टर में कही गई। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आज जो भी देश एक दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन में है, या किसी के साथ ट्रेडिंग करते हैं, या किसी और चीजों में साझा काम करते हैं, तो उनके बीच जो है ग्लोबलाइजेशन काम करता है। और ये ग्लोबलाइजेशन है क्या? जब एक से अधिक कंट्रियां जब आपस में मिलकर ट्रेड करने का काम करती है, या किसी समझौते पर हस्ताक्षर करती है, तो उसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, पूरा इकोनॉमी जो है ओपन होती है। क्योंकि अगर बात करें पूरे विश्व में दो टाइप की इकोनॉमी पाई जाती है। एक पाई जाती है ओपन इकोनॉमी, और दूसरी पाई जाती है क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी उसको बोलते हैं जिसमें किसी दूसरे देश के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करे, यानी दोनों चीज काम करे। यानी वैसा कोई भी देश जो एक्सपोर्ट एंड लाइट हो ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का काम होगा एक दूसरे कंट्री के साथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओपन इकोनॉमी। वैसा कोई भी देश जो दूसरे कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम नहीं करते हैं, नॉट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 1991 से पहले, 1991 से पहले जो है भारत एक क्लोज्ड इकोनॉमी था। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया कब ओपन इकोनॉमी बना। ध्यान रहे कि 1991 से पहले जो है भारत एक क्लोज इकोनॉमी था। भारत कुछ ही चीजों का, गिने चुने चीजों का ही जो है किसी दूसरे देश से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का काम करता था। मैक्सिमम चीज जो है अपने देश के अंदर प्रोडक्शन करने का काम किया जाता था। और यही चीज हो गया कि 1991 में उनका कारण बना क्लोज इकोनॉमी को ओपन करने का। एक्चुअली बात क्या है कि 1991 में जो है भारत सरकार के पास मात्र 15 दिन का पेट्रोल डीजल से जो फ्यूल्स है वो बचे थे, 15 डेज के। और 15 दिन का जो उनके पास जो फ्यूल बचा है, इसी से स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा। ऐसे में पूरा भारत ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति से गुजर रहा था कि बहुत सारे पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहे थे, तो इतने गाड़ियां कैसे चलेंगी, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कैसे किया जाएगा। इस वजह से देखोगे भारत सरकार ने जब ये बात पता चला कि मात्र 15 डेज का जो है हमारा ऑयल अभी फ्यूल बचा हुआ है, तो भारत सरकार ने जल्दी से स्टेप उठाया कि आखिर ये बात क्या होगी, कैसे इसको संभाला जाएगा। 15 दिनों के बाद तो पूरा इकोनॉमी चौपट होने वाली है। इतनी इंडस्ट्रियां हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य है चल रहा है। अगर तेल खत्म हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से रुक जाएगा। तो भारत सरकार में उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव वो पीएम थे। और फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, फाइनेंस मिनिस्टर वो थे उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने बताया पीवी नरसिम्हा राव को कि मेरे पास एक उपाय है जिससे हम इस चीज से निजात पा सकते हैं। तो उन्होंने कहा क्या उपाय है? तो मनमोहन सिंह ने बताया कि हमारे पास जो फ्यूल की कमी है, इसको पूरा करने के लिए हम क्या करें, कुछ किसी से लोन लेना पड़ेगा। तो बहुत मशक्कत लगाई भारत ने, लेकिन किसी देश ने उस समय लोन देने से भारत ने इनकार किया। और फाइनली जो है भारत के फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो गए आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ के पास गए। और आईएमएफ के पास जाकर बोले कि हमें लोन चाहिए क्योंकि हमें फ्यूल की कमी होगी। तो आईएमएफ ने क्या किया, पहले तो मनमोहन सिंह को बहुत बार डांट पड़ी, उसको डांट फटकार दिए। बोला कि आप भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, आप साथ फाइनेंस मिनिस्टर के साथ साथ आप एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, यानी इकोनॉमी को कैसे चलाना है उसके बारे में बहुत बड़ा जानकार व्यक्ति हैं। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से आप पीएचडी किए हुए। तो इतना इकोनॉमिस्ट व्यक्ति को अगर ये पता नहीं है कि आपकी इकोनॉमी जब क्रैश होने वाली है, कोलैप्स होने वाली है, आप इतना जब स्थिति खराब होगी तब आप आए। तो पहले तो उन्होंने मनमोहन सिंह को ढेर डांट दिया। आईएमएफ ने बोला कि हम तो देंगे आपको लोन, चूंकि आप मेरे मेंबर हैं आईएमएफ का इंडिया।
तो बोला देंगे, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, शर्त को मानोगे तभी हम देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा क्या शर्त है? जो भी शर्त है हम सब, मैं एग्री हूँ सब शर्त को मानेंगे। उन्होंने कहा कि जो आप देश में जो स्थिति हालत बना के रखे हो कि आप चाहते हो कि हम ही सब प्रोडक्शन करें और हम ही सब ट्रेडिंग का काम करें, दूसरे कंट्री ना आए, दूसरे कंट्री ना जाए, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा होगा तो हम पैसा दे भी दें तब पर भी आप उससे निजात नहीं पा सकते। उन्होंने कहा क्या करें ना कर होगा, तब आप पूरे इकोनॉमी को दूसरे देशों के लिए खोल दो, पूरी तरह से ओपन कर दो, सारे देश वहां ट्रेड कर सकते हैं, सारे ट्रेड देश, आप भी दूसरे देश में ट्रेड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी जो है बूस्टअप होगी, दूसरे देशों का करेंसी आएगा, जिससे आप बहुत सारा चीज खरीद सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो आईएमएफ ने ये सुझाव दिया था मनमोहन सिंह को कि भारत सरकार को कि आप जो है इकोनॉमी को ओपन कर दीजिए, आप जो क्लोज करके रखे हैं ना इकोनॉमी को क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। इससे क्या होगा फायदा कि आपका कंट्री में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ से वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग वहां इंडस्ट्रियां बसाएंगे, जहां लोगों को रोजगार मिले। भारत के लोगों के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो इंडस्ट्री स्थापित कर सके इतना ज्यादा मात्रा में। इसलिए भारत सरकार ने 1991 में क्या किया, एक लाया फॉरेन पॉलिसी, और इस फॉरेन पॉलिसी के द्वारा भारत को ओपन किया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यू फॉरेन पॉलिसी कब आया था, 1991 में आया था। और ये भारत सरकार ने क्या कर दिया, पूरे वर्ल्ड के लिए इकोनॉमी को ओपन कर दिया, सारे देश यहाँ व्यापार कर सकते हैं, सारे देश का सामान बिक सकता है, यहाँ सारे देश यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सारे देश के कोई भी लोग पूरे वर्ल्ड के लोग आकर यहाँ क्या कर सकते हैं, अपना इंडस्ट्री स्थापित कर सकते हैं। इसलिए ओपन कर दिया। जैसे ही ओपन किया भारत सरकार को मुनाफा काफी ज्यादा होने लगा। इससे भी भारत को पता चला कि आने वाले समय के लिए यदि हम ओपन इकोनॉमी कर देते हैं तो भारत आगे बढ़ता जाएगा। और आज यही नतीजा है कि आज भारत सरकार भी, आज देखो कि आज मोदी जी दूसरे देशों के साथ यात्रा में रहते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, एक दूसरे के साथ डील साइन करते हैं, चाहे वो डिफेंस के सेक्टर में, चाहे वो फाइनेंस के सेक्टर में, चाहे वो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, हर सेक्टर में आज देखें हमारे प्रधानमंत्री किसी न किसी देश के साथ वो टाई अप करते हैं और उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं ताकि वो भारत में आके इन्वेस्टमेंट करे और भारत का जो है इकोनॉमी को बढ़ाने का काम करे। हाल ही में अभी टेस्ला कंपनी जो एलन मस्क, उन्होंने बोला है कि बेंगलुरु में हम उसका एक इंडस्ट्री स्थापित करेंगे जिससे यहाँ के लोगों को फायदा होगा, साथ साथ और भी देशों के लोगों को फायदा होगा। तो यहाँ देखिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही है कि एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम विदाउट रेस्ट्रिक्शंस के साथ करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इसको हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं, इसको हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी 1991 भारत। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कब जो है ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया भारत में स्टार्ट, 1991। ठीक, एक क्या था एलपीजी। आईएमएफ ने यह भी बोला था कि एलपीजी को पूरी तरह से इंप्लीमेंट कीजिए। एलपीजी मतलब क्या, लिबरलाइजेशन। ठीक है, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का काम कीजिए। और तीसरा बोला गया कि ग्लोबलाइजेशन का काम कीजिए। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का काम कीजिए। तो भारत सरकार ने इसको तो तुरंत ही इंप्लीमेंट किया ग्लोबलाइजेशन को। बात रही दो चीज, एक हो गया लिबरलाइजेशन और दूसरा प्राइवेटाइजेशन। बोला गया भारत सरकार के द्वारा कि आपका जो पॉलिसी है बहुत रिजिड, उस पॉलिसी को आप लिबरल कीजिए, लोगों को कुछ छूट दीजिए। कोई व्यक्ति अगर कंपनी वहां तभी स्थापित करेगा आपके देश में जब उसको आप सुविधाएं देंगे। बिना सुविधाएं दे कोई भी इंडस्ट्री स्थापित क्यों करेगा, क्योंकि इतना लंबा प्रोसीजर है। अगर किसी को फैक्ट्री सेटअप करना है भारत में तो इतना प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ता है कि वो लास्ट में बोल देगा कि हम नहीं स्थापित करेंगे। ठीक है, तो बोला गया कि आपका जो फॉरेन पॉलिसी है उसको आप लिबरल कीजिए, छूट दीजिए लोगों को। प्राइवेटाइजेशन, बोला गया कि आप खुद काम सब कुछ नहीं कर सकते, आप ऐसा कीजिए कि भारत के निजी कंपनियों को भी आप करने का अधिकार दीजिए। प्राइवेट कंपनियां इतनी सारी हैं, उनको भी आगे लाने का मौका दीजिए, उनको भी काम करने का अवसर दीजिए, तो भी आपका काम सफल हो सकता है। इसीलिए भारत सरकार ने देखो नया पार्लियामेंट हाउस बना, वो भारत सरकार ने टाटा कंपनी को दिया था बनाने के लिए, बना कंप्लीट कर दिया। अभी भारत सरकार के द्वारा भी देखोगे तो राम मंदिर बन रहा है, इसको बनाने के लिए प्राइवेट कंपनी एलएनटी लार्सन एंड टोब्रो कंपनी को बनाने का जिम्मा सौंपा हुआ है। तो ये देखो कि आज भारत सरकार ने पूरी तरह से बाखूबी से एलपीजी को इम्प्लीमेंट किया है। और यही वजह है कि देखोगे आज पूरे भारत जो है पूरे वर्ल्ड के साथ ग्लोबलाइज हो रहा है। ऐसा होने से क्या होगा कि बहुत सारा भारत का भी ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी दूसरे देश में जाकर जो है उसकी डिमांड भारी मात्रा में होती है। जिससे टाटा कंपनी की जो कारें हैं इसकी विदेशों में भारी भरमार डिमांड है। एशियन पेंट जो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइज हो चुका है,
हर पूरे विश्व में उसकी जो है काफी ज्यादा मात्रा में डिमांड है एशियन पेंट्स की। तो ये भी बात ध्यान, तो भारत का भी बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी पूरे वर्ल्ड में क्या है उसकी काफी ज्यादा मात्रा में जो है उसकी डिमांड है। दूसरे भारत का जो कॉटन है, कॉटन को भी पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा सराहा जाता है। भारत की टी जो है, चाय, इनको भी काफी ज्यादा मात्रा में डिमांड रहती है। तो आज देखेंगे, आज ओपन इकोनॉमी होने की वजह से आज भारत का ज्यादातर प्रोडक्ट जो है विदेशों में काफी डिमांड कर रहा है। तो यही वजह है कि देखो ग्लोबलाइजेशन करने का काम जो है किया जा रहा है, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज कोई कंट्री जो है बूस्टअप हो रही है, उसका इंक्रीजमेंट हो रहा है, काफी ज्यादा मात्रा में उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है। इसीलिए देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन करने से फायदा क्या है, किसी देश की इकोनॉमी ग्रोथ होगी, किसी देश की इकोनॉमी क्या होगी, ग्रोथ होगी, और ये ग्रोथ होने से क्या होगा, उस देश का विकास भी होगा, वहां के लोगों का भी क्या होगा, विकास होगा। ये बात ध्यान देना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है कि ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में हम लोग कैसे कैसे काम कर सकते हैं, कैसे कैसे पूरे वर्ल्ड को हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसी केस से रिलेटेड हम लोग का ये चैप्टर है। अब इसमें देखेंगे कैसे पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो। इतिहासकारों ने, ये हिस्टोरियंस ने काफी सारे प्रयास रखे कि पूरे वर्ल्ड में जब भारत आजाद नहीं होता, किसी दूसरे देश भी आजाद नहीं होते, उस केस में किस हिसाब से लोग ग्लोबलाइज करने का प्रयास किया गया था, पूरे वर्ल्ड के लोगों को कनेक्ट करने का प्रयास किया गया था, उनके लिए क्या क्या मेजर्स उन्होंने यूज किए, इन सारे मेजर्स के ऊपर हम लोग आगे डिस्कशन करें। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है प्री मॉडर्न वर्ल्ड। इसके बारे में जानेंगे कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा क्या हुआ। मॉडर्न वर्ल्ड से पहले का जो समय है उसको बोला जाता है प्री मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें क्या हुआ था, ध्यान से देखेंगे कि इसमें देखेंगे एक जो कंट्री से लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे या किसी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, उनके लिए कई सारे तरीके थे जिनके द्वारा जाते थे। तो वो कौन कौन लोग थे जो जाने का काम करते थे। एक तो देखेंगे कि लोग दूसरे जगह जाते थे ट्रेड करने के लिए, दूसरे है जो कुछ ट्रैवलर भी जाते थे, तीसरे वो लोग थे जो प्राइस्ड पुजारी टाइप के लोग थे, वो लोग जाते थे, चौथे वो लोग थे, इसको बोला पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज, ये लोग जाते थे। चार चीज याद रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में क्या क्या चीजें जो है वो शामिल थी जो एक दूसरे देश को कनेक्ट करने का काम करते थे, लोग जाते थे। तो ट्रेड करने के लिए लोग जाते थे एक से दूसरे कंट्री, ट्रैवलर के रूप में जाते थे, ठीक है, ट्रैवलर के रूप में जाते थे, प्राइस पुजारी टाइप के रूप में चले जाते थे, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्री चले जाते थे। अब ध्यान से देखो, ये लोग जाएंगे तो कुछ कुछ चीजों को दूसरे देश ले जाएंगे। जैसे हम लोग देखेंगे, यहाँ बात करेंगे कि ये सारी चीजों में कुछ कॉमन बातें हैं। इन लोग जो जाएंगे अपना स्किल्स लेके जाएंगे, दूसरा क्या लेके जाएंगे, इन लोग अपना जो नॉलेज लेके जाएंगे, ठीक है, तीसरा लेके जाएंगे कुछ टेक्नोलॉजी को भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, और चौथा ये लोग जा सकते हैं टेक्नोलॉजी को लेके जा, कुछ जर्म्स भी लेके जाएंगे, ठीक है। ये चार चीज जो है ये लोग जाएंगे, और इन लोगों के एक दूसरे कंट्री में जाने के पीछे रीजन क्या था, कुछ कुछ सर्च करने के रीजन। पहला इन लोग रीजन क्या था, ओकेजन ऑफ वर्क। दूसरा क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट के जरिए जा सकते हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो लोग वहां पर जाएंगे। तीसरी बात, इनको अगर यदि अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है, ठीक है, तो अभी लोग जाएंगे। ये सारे रीजंस थे जिसके वजह से इन लोग जाने का प्रयास करते थे एक जगह से दूसरे जगह। ट्रेड करने वाले जाते थे, ट्रैवलर जाते थे, प्राइस जाते थे, पिलग्रिमेज जाते थे। अब ध्यान से देखो, ये सारे जो लोग जाते थे ज्यादातर उस समय देखेंगे कि भारत सहित जितने भी वर्ल्ड के देश थे, या तो यूरोप, फिर एशिया, एशिया में देखो साउथ ईस्ट एशिया ज्यादा इंपॉर्टेंट था, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। फिर बाद में देखें नॉर्दर्न एशिया भी इसमें शामिल हो गया। फिर लास्ट में देखेंगे तो इसमें अमेरिका को भी इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। अब देखो, ये सारे एक दूसरे से, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट आवागमन के शुरू हुए। यूरोप से लोग एशिया जाने लगे, एशिया से साउथ ईस्ट एशियन, फिर नॉर्थर्न एशियन, फिर उसके बाद अमेरिका लोग जाते थे, और इन सारी चीजों को जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का काम करते थे। ट्रेड, ट्रैवलर, प्राइस्ड, पिलग्रिमेज,
इससे क्या हुआ देखो कि भारत के साथ जो है सबसे ज्यादा मात्रा में यूरोप लोग आते थे, चाइना, भारत, और यूरोप के लोग ज्यादातर चाइना और भारत में आते थे, और इधर से ही होते हुए भारत और चाइना से खूब सारी चीज ले जाते थे। इनमें से कई सारी चीजें हैं जिसको यूरोप में ले जाने का जो इन लोगों का मन बना, उनमें से पहला था टेक्सटाइल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, अंग्रेजों ने भारत से या यूरोप वालों ने भारत और चाइना से क्या चीज ले गई, तो पहला उन्होंने टेक्सटाइल, दूसरा स्पाइसेस, ठीक है, इन दोनों के ऊपर इन लोगों ने विशेष फोकस दिया। तीसरी बात, चाइना की कुछ पॉटरी को भी इन्होंने ले जाने का प्रयास किया और अपने देशों में उसको प्रचार काफी ज्यादा बढ़ाया, है कि जो पॉटरी था, ठीक, ये और ये सारी चीजें जो है इन लोगों ने ले जाकर यूरोप में पूरी तरह से इसका जो है प्रचलित कर दिया, जिससे यूरोप में इसकी काफी ज्यादा डिमांड हो गई। स्पाइसेस भारत में काफी इंपॉर्टेंट थे, टेक्सटाइल भी भारत और चाइना का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस करना था। इसके लिए क्या देखोगे, इसके बाद सिल्क, एक और छूट गया, सिल्क का भी काफी ज्यादा डिमांड थी पूरे वर्ल्ड के मार्केट में, यूरोप की ज्यादातर मार्केट में इन चारों चीजों की डिमांड हमेशा रहती है, सिल्क, पॉटरी और स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल। अलग अलग टाइप के ये जो सारे जो वस्तुएं हैं, ये जो सारी ऑब्जेक्ट, इन सारी चीजों का डिमांड ज्यादा होने के कारण यूरोप और एशिया के बीच पहली बार देखोगे रिलेशन बनने को मिलता है, ग्लोबलाइज होने का प्रयास मिलता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि सबसे पहले पूरे विश्व में कौन से दो कॉन्टिनेंट के बीच ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप एंड एशिया, ठीक है, यूरोप एंड एशिया, इन दोनों के बीच जो है ये प्रक्रिया देखने को मिली, ठीक। एशिया में भी देखें तो दो देश ज्यादातर मायने रखते हैं, एक तो इंडिया और दूसरा है चाइना, ठीक। चाइना में एक चीज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था जिसका नाम है सिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था। सिल्क चाइना से इंडिया आता था, फिर इंडिया से लोग ले जाते थे, ब्रिटेन में ले जाते थे, है कि नहीं, यूरोप में ले जाते थे। अब चाइना से अगर जिस रूट से आया करता था जो भी सिल्क, उसका नाम दिया गया सिल्क रूट, उसका नाम क्या दिया गया, सिल्क रूट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा सिल्क रूट का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, ठीक है, तो चाइना से स्टार्ट हुआ था, से ऊपर भारत, और भारत से ऊपर सीधे कहा जाता था, यूरोप जाता था। तो यानी बोला सिल्क रूट किन दो कॉन्टिनेंट को जोड़ने का काम करता था, पहला यूरोप और दूसरा एशिया, इन दोनों कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करने का काम करता है सिल्क रूट। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ध्यान रखना ये चाइना से स्टार्ट हुआ। सिल्क रूट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उससे ज्यादातर सिल्क का जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था, इस वजह से उसका नाम क्या पड़ गया, सिल्क रूट। और इस सिल्क रूट के द्वारा जो है इसमें भारत के इस सिल्क रूट से भारत में बहुत सारे रिलीजन, अलग अलग रिलीजन के लोग भी आए। इनमें से देखोगे बुद्धिज्म वाले आए, उसी से बहुत सारे देखेंगे कि जो इन्वेडर्स, जो भारत में आक्रमणकारी हैं, चाहे मोहम्मद बिन कासिम हो, मोहम्मद गौरी हो, मोहम्मद गजनवी हो, ये सारे लोग भी इसी सिल्क रूट से भारत में आए थे। इनके साथ साथ बहुत सारे और भी जो लोग थे ट्रैवलर्स, चाइनीज ट्रैवलर्स, वो चाइनीज ट्रैवलर्स भी भारत में सिल्क रूट के थ्रू आए थे। पूछा जाएगा अंग्रेज जो है चाइना जाते थे कौन सा रूट के थ्रू, सिल्क रूट के थ्रू। पूछा जाएगा चाइना से जो भारत आता था सिल्क या कोई भी सामान, वो किस रूट से आता था, सिल्क रूट से। पूछा जाएगा भारत और चाइना के बीच कौन सा रूट को जोड़ने का, किस रूट के द्वारा कनेक्ट हुआ है, तो आंसर क्या होगा, सिल्क रूट। तीसरी बात ध्यान रखना है, यूरोप को एशिया से जोड़ने के लिए कौन सा रूट का उपयोग किया गया था, सिल्क रूट। तो ये भारी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ से पूछे भी जाते हैं कई बार, इसलिए ध्यान रखो सिल्क रूट का महत्व काफी ज्यादा मात्रा में। और ये सिल्क रूट जो है चाइना से स्टार्ट होती है, से लेकर ये पूरे यूरोप तक जाती है कि नहीं, इंडिया में भी कनेक्ट इसको किया गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड का हम लोग ये यहाँ पर देख लिया, ठीक है।